पहले पार्ट में हम सीख चुके हैं कि इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन को संतुलित करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे संयोजन अपक्रिया के बारे में। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। एक बीकर लेना है, ठीक है, कांच का बीकर होना चाहिए और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा चूना लेना है। इसमें धीरे धीरे जल मिलाए, धीरे धीरे क्या मिलाना है, जल मिलाना है। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा चित्र 1.3 में दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो हमें कुछ गर्म महसूस होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब जल के साथ में अपक्रिया करते हैं तो ये तीव्रता से अपक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करते हैं, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, जब H2O यानी कि लिक्विड के साथ में अपक्रिया करता है कैल्शियम ऑक्साइड तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक कोश फॉर्म में बनता है और उसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। CaO को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और CaOH का H2OH को बिना बुझा हुआ चूना जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इस अपक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जब तथा जल मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अपक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ में अपक्रिया करा तो एकल उत्पाद बना और ये इसके साथ में ऊष्मा का अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। आइए संयोजन अपक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करते हैं, जैसे कोयले का दहन, यानी कि कोयले को जलाओगे तो कोयला जो होगा यानी कि कार्बन जो होगा सॉलिड फॉर्म में होता है। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो जब कार्बन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया कराते हैं, यानी कि कार्बन को जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करेगा तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। जब H2 तथा H2 गैस O2 गैस से जल का निर्माण करते हैं, यानी कि H2 जो कि गैस फॉर्म में और O2 जो कि गैस फॉर्म में हम जल का निर्माण करते हैं। तो ये इधर H2 में 2 से गुणा करेंगे, उधर H2O में 2 से गुणा करेंगे, उस समीकरण को संतुलित करना है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया करते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हम ये भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इससे अपक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 गैस प्लस O2 गैस गिव्स आउट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा जो होती है ऊर्जा प्लस ऊर्जा, ठीक है, जो इधर 2 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन में और इधर भी H2O में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, तभी समीकरण जो होगा संतुलित होगा। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कि चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं को उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अपक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन अध्याय 6 में करेंगे। C6H12O6 एक्वस फॉर्म में गिव्स आउट प्लस O2 एक्वस फॉर्म में CO2 6CO2, ठीक है, गिव्स आउट 6CO2 एक्वस फॉर्म में प्लस 6H2O लिक्विड में प्लस ऊर्जा ग्लूकोज, ठीक है। साग सब्जी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है।
वियोजन अपघटन अपक्रिया। एक शुष्क क्वाथनली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वाथनल नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। क्या आपने ध्यान दिया होगा कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग का परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न अवलक्षण विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। फेरिक सल्फेट उष्मा जब देंगे तो ये Fe2O3 सॉलिड फेरिक ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अपक्रिया में एकल अपकर्मक टूटकर क्या बनते हैं, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। एक वियोजन अपक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फर बनते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2 का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO3 गैस है। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अपक्रिया है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इनके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं, जैसे कि CaCO2 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में चूना पत्थर जैसे कहते हैं। जब उष्मा देते हैं Ca वो बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, उसमें वियोजन अपक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। एक क्वेश्चन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वेश्चन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए। चित्र 1 में दिखाया गया है। क्या देखा और क्या नोट करें। परख नली पकड़ने वाला चिमटा लेंगे, क्वेश्चन नली लेंगे, लेड नाइट्रेट लेंगे, बर्नर लेंगे। ठीक है, आप देखेंगे भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और NO2 का धुआं है। यह क्रिया इस प्रकार होती है, जैसे कि लेड नाइट्रेट जो होते हैं PbNO3 का होल 2 जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसको ताप देते हैं तो PbO में कन्वर्ट हो जाता है और NO2 गैस में और O2 गैस। ठीक, यहाँ पर आपकी क्रिया असंतुलित नहीं थी तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे Pb के बाद में और इधर अभिकारक में, और बाद में 2 से भी गुणा करेंगे और इधर उत्पाद में 4NO2 हो जाएगा और यह क्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अब आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश के सफेद रंग को सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। जब 2ACl सॉलिड फॉर्म में सूर्य का प्रकाश तो 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस होंगे। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी इस प्रकार से अपक्रिया करता है। 2AgBrS सूर्य का प्रकाश 2AgS प्लस Br2 गैस। ऊपर दी गई अपक्रिया का उपयोग श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, हमने देखा कि वियोजन अपक्रिया में अपकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशेषों से उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया। लोहे के 3 कील लीजिए, उन्हें देखभाल से रगड़कर साफ कीजिए। A तथा B से चिन्हित कीजिए। 2 प्रगनली लीजिए, प्रत्येक प्रगनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 कीलों को धागे बांधकर सावधानीपूर्वक प्रगनली B के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डिब्बो कर रखिए। तुलना करने के लिए कील को अलग कीजिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परखनली A तथा B में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की
तुलना बाहर रखी किलो से कीजिए। इस क्रियाकलाप को बिना शिक्षक की सहायता से ना करें। प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फर के विलयन की तुलना। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अपक्रिया में जैसे कि FeS जो कि सॉलिड था CuSO4 के साथ में अपक्रिया करा, तो जो Cu जो होता है कम सक्रिय होने के कारण जो फेरस होता है ये FeSO4 के साथ में अपक्रिया कर लेता है, तो Fe फेरस सल्फेट बनाता है और Cu अलग हो जाता है। ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट। ठीक है, इधर देख सकते हैं आप। इस पर अपक्रिया के लोहे से दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है या हटा देता है। इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, जो कम क्रियाशील था यानी कि Cu जो था कम क्रियाशील था और फेरस ने Cu को सल्फेट से हटा दिया, तो ये FeSO4 बन गया। इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि अन्य अपक्रिया से हम समझ सकते हैं, चेडेन सॉलिड था और CuSO4 एक्वस फॉर्म में था, और जो चेडेन है ये Cu से ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण ये Cu को हटा देता है और ये SO4 के साथ में जुड़ जाता है, तो जिंक सल्फेट बन जाता है और Cu जो होता है अलग हो जाता है। ठीक है, अब हम लेड को लेते हैं। लेड जो सॉलिड होता है CuCl2 एक्वस होता है, तो यहाँ पर लेड जो होता है ये Cu के साथ Cu से ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण ये Cu को Cl2 से Cu को हटा देता है, तो ये PbCl2 एक्वस फॉर्म में और Cu प्लस Cu सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। ठीक, ये कॉपर क्लोराइड होता है। जब कॉपर क्लोराइड लेड के साथ में अपक्रिया करता है तो लेड क्लोराइड बन जाता है और ये कॉपर अलग हो जाता है। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होते हैं आप देख सकते हैं। सफ़ेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अवलीय होता है। इस अवलीय पदार्थ का अवक्षेप कहते हैं। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण क्रिया कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि Na2SO4 एक्वस फॉर्म में प्लस BaCl2 एक्वस फॉर्म में गिव्स आउट BaSO4, यानी कि Na2 से ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण SO4 बन गया, BaSO4 बन गया सॉलिड फॉर्म में, और NaCl Na जो था ये Cl के साथ में अपक्रिया कर लिया, तो इधर जो 2NaCl बन गया। ये है सोडियम बेरियम सोडियम। ठीक है, जो सोडियम था ये क्लोरीन के साथ में अपक्रिया कर लिया, और जो बेरियम था ये सल्फेट के साथ में अपक्रिया कर लिया, तो सल्फेट क्लोराइड बन गया, और इधर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक, ऐसा क्यों होता है, बेरियम जो होता है 2+ होता है और SO4 2- की अपक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। अपक्रिया जिनमें अपकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि वे अपक्रिया जिनमें अपकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उपचयन तथा अपचयन क्या होते हैं इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। कॉपर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड सेकंड की काली परत चढ़ जाती है। ये काला पदार्थ क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना होता है, यानी कि जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करती है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनता है, यानी कि 2Cu प्लस O2 जब गर्म करते हैं तो 2Cu वो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक, यदि इस गर्म पदार्थ Cu वो के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह की काली परतें भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अपक्रिया संपन्न होती है, कॉपर प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम CuO के हाइड्रोजन के साथ में अपक्रिया करेंगे तो Cu प्लस H2O बनाएगा। ठीक, अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उपचयन हुआ, यानी कि जब अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, तथा अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहते हैं कि अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, अपक्रिया 1.29 में कॉपर सेकंड ऑक्साइड ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए ये अपक्रिया जो है देखो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो ये अपक्रिया क्या हो रही है, अपचयित हुई है।
हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए उपचयित हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई इसलिए उपचयित हो रहा है। अर्थात किसी अपक्रिया में एक अपकारक उपचयित तथा दूसरा अपकारक अपचयित हो रहा है, इस अपक्रिया को अपचयन अथवा रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ऐसी अपक्रिया क्रिया जिसमें अपकारक उपचयित हो रहा है तथा दूसरा अपकारक अपचयित हो रहा है, ठीक है। पहला जो उपचयित हो रहा है अपकारक और दूसरा अपकारक जो है अपचयित हो रहा है, इस अपक्रिया को उपचयन या अपचयन या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि CuO + H2O जब हम इसको गर्म करते हैं तो Cu + H2O, ठीक है। Cu जो है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए अपचयन होगा, और जिसमें दूसरे अपकारक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसमें उपचयन हो रहा है, इस उपचयन हो रहा है। यानी कि पहला जो अपक्रिया में पहला जो हो रहा है अपकारक में उपचयन हो रहा है, ठीक है। पहला में अपचयन हो रहा है, दूसरे में उपचयन हो रहा है। उपचयन अपचयन की अपक्रिया को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ZnO, ठीक है, प्लस C गिव्स आउट Zn + CO, यानी कि Zn वो में क्या हो रहा है, Zn वो में ऑक्सीजन का Zn में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अपचयन हो रहा है, और C में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए उपचयन हो रहा है। ये क्या कह रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं MnO2 + 4HCl गिव्स आउट MnCl2 + H2OCl2, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ रहा है, H के साथ में जुड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं। ऊपर दिए गए उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अपक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। यानी कि अपचयन जब होगा जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, और उपचयन कब होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ठीक। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया के प्रभाव को देखा है। अब हम संचरण और विकृत कंदिता को पढ़ लेते हैं, ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आपने अवश्य देखा होगा कि आपने अवश्य देखा होगा कि आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसमें ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या जंग के कारण होते हैं, ठीक है, जंग लग जाते हैं। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में से ऐसा भी परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षरण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचरण के अन्य उदाहरण है। संचरण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग जैसा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं की बहुत क्षति होती है, बहुत नुकसान होता है। लोहे का संचरण एवं एक गंभीर समस्या है, ठीक है, बहुत गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्चा होता है। संचरण के बारे में अधिक जानकारी अध्याय 3 में पढ़ेंगे। विकृत कंदिता जिसे रेंसिडिटी कहते हैं। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब ये स्वाद या गंध कैसी होती है। उपचयित होने पर तेल एक वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ पर ऑक्सीकरण मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसें युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके और चिप्स खराब ना हो सके। हमने क्या सीखा इसको भी देख लेते हैं। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद और प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक होता है। संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन कहते हैं। वियोजन अपक्रिया में संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। जिन अपक्रिया में उत्पाद के साथ में ऊष्मा का उत्पादन होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं।
जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व की को उनके योग से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया होती है। द्विविस्थापन अपक्रिया में से दो या दो से अधिक परमाणु या परमाणु के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अपक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। अपक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एसिड और बेस में। ठीक है, थैंक यू सो मच।